हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स ऑफ फोर्स पे। और मैं हूँ ऋषभ। तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आया कमेंट बॉक्स में कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनने के बाद कौन सा काम करना होता है, क्या हम आगे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, प्रमोशनल एग्जामिनेशन का क्या यहाँ पे स्कोप है। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो लोगों ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है, पीईटी पीएचडी क्वालिफाई कर लिया, उनके लिए एक बिग अनाउंसमेंट है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को 100 लाइक कम से कम पहुँचा दें। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, और 100 लाइक पहुंचता है तो आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए हम एक अलग से रणनीति बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल कोर्स ऑफ फोर्स, जिसको आप भी ज्वाइन करना ना भूलें अगर आप रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और पीईटी पीएचडी क्वालिफाई कर रखा है, तो इसमें हमने अपना भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी हमने पूरा शेयर कर दिया है। ये टोटल 125 पेज का है, आप ऊपर देख सकते हैं। और इसमें आप ये मान के चलें कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी टॉपिक का यहाँ पे, चाहे कोई भी टॉपिक हो ज्योग्राफी के अंदर, इस पीडीएफ में, इस नोट में आप मालूम कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है कि क्या काम करना होता है एज ए हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, और ऑफिस का टाइमिंग कितना होता है, स्टडी के लिए कितना टाइम मिलता है। 4 क्वेश्चन पर हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो आपको क्या काम करना होता है, तो आपको पता है मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है क्लर्क। तो इसको यहाँ पर समझाता हूँ आपको, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपकी पोस्टिंग जो होगी वो होगी बटालियन में, और एसएसबी के अंदर 1 से लेकर 73 बटालियन तक है आज की डेट में। और जब 1 से लेकर 73 बटालियन है तो आपको किसी न किसी इसी 1 से 73 बटालियन के बीच में आपकी पोस्टिंग होगी। उससे पहले समझ लें कि एसएसबी के अंदर होता है फोर्स हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है, जहाँ पे डीजी बैठते हैं। उसके होता है फ्रंटियर हेडक्वार्टर जो 6 है टोटल, पटना, सिलीगुड़ी, तेजपुर, लखनऊ, ऐसे वहाँ पे आईजी बैठते हैं। सेक्टर हेडक्वार्टर होता है जहाँ पे डीआईजी बैठते हैं, और आपकी पोस्टिंग होगी बटालियन, जिसको कमांडेंट लीड करते हैं। तो आप स्ट्रक्चर समझ गए। लेकिन आप सीधे कमांडेंट के अंदर नहीं होंगे। कमांडेंट के नीचे होते हैं 2 अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं। एक होता है एडजुटेंट, एक होता है डीडीओ। ये हो सकता है ये डिप्टी कमांडेंट रैंक का हो, और ये होता है सेकेंड इन कमांड रैंक का अधिकारी। तो इनके अंदर होता है स्टेब्लिश ब्रांच, और डीडीओ के अंदर होता है अकाउंट ब्रांच। तो इसी दोनों ब्रांच में आपका काम करना होगा। लेकिन फिर भी इन दोनों अधिकारी के ऊपर एक होगा इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल में, जो सबसे सीनियर होगा। एससी मिनिस्ट्रियल से जो प्रमोशन लेकर जो इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल बने हैं वो होंगे आपके बॉस, और उनके नीचे आप काम करोगे एज ए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो समझ गए आपको कहाँ काम करना है। तो आपको काम करना है इन दोनों ऑफिसेज में। एक है एस्टेब्लिश ब्रांच जिसे स्थापना शाखा करते हैं हम, और दूसरा है अकाउंट ब्रांच जहाँ से आपकी सैलरी बनती है। तो एस्टेब्लिश ब्रांच में एज ए क्लर्क आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आप लीव करवाओगे सारे लोगों की, सारे बटालियन की छुट्टी आप ही करवाओगे। जो रिटायरमेंट जा रहे हैं उनके पेंशन, जो चिट्ठी कहीं से आ रही है जा रही है, डिस्पैच। इसके अलावा ट्रेनिंग ब्रांच, बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं फौज के अंदर। जब एक बार आप भर्ती हो जाते हो बहुत सारे ट्रेनिंग होते रहते हैं, तो उनका ट्रेनिंग का लेखा जोखा हिसाब किताब करना पड़ता है, एनुअल फायरिंग का। इसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग, हर 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है। किसी को एनआईए जाना है, किसी को सीबीआई जाना है, किसी को एनआईए जाना है, किसी को एनडीआरएफ जाना है। तो ये बात करता है एस्टेब्लिश ब्रांच, जिसमें ई2 बोलते हैं, लीव को ई3 बोलते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिश का मतलब ही होता है ई। तो ऐसे जितने भी एसएसबी के अंदर या कहीं भी सरकारी विभाग के अंदर जो इंस्टॉलेशन है, यही उसका है। कोर्ट केस का मतलब कोई विभाग के ऊपर किसी ने केस कर दिया, चाहे भर्ती के संबंधित या कोई भी हो, उसको भी इसी एस्टेब्लिश के अंदर देखा जाता है, जिसको हम E1 बोलते हैं। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के अलावा एक पोस्टिंग होती है अकाउंट ब्रांच में, जहाँ पे बजट मिलता है, बजट को देखना है, सैलरी बनाना है, जिसको हम पे क्लर्क बोलते हैं। पूरे बटालियन के जो लोगों की जो सैलरी होती है वो आप ही बनाओगे, किसी उसमें कुछ त्रुटि ना हो जाए इसका देख रेख करोगे। इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, उसको भी देखना है। एनपीएस को बोलते हैं, न्यू पेंशन सिस्टम। जो जवान जब सुपर नेशन जाते हैं, रिटायरमेंट जाते हैं, तो पहले ओपीएस था, अब हो गया वहाँ पे एनपीएस। तो इसको भी आपको देखना है, और गवर्नमेंट कैशियर का भी देखना है। कुछ कैश बटालियन में अवेलेबल होता है, उसको आपको देख रेख करना है। चलो, एक तो बात हो गई यहाँ पे कि आपको काम क्या क्या करना हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं अगर एज ए क्लर्क कोई टेबल पे आपको काम करना पड़ेगा, काम आपको वहाँ पे सिखा दिया जाएगा, वो तो ट्रेनिंग की हिस्सा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कितना टाइम मिलेगा। तो एज ए मिनिस्ट्रियल क्लर्क आपका जो दिनचर्या शुरू होता है, और सुबह 9 AM से लेकर के एक होता है 1 PM तक, ये फर्स्ट हाफ हो गया। और सेकेंड हाफ जो स्टार्ट होता है आपका, वो 3 PM से लेकर के वो 6 PM तक है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा लेकिन है
ये 6 कभी कभी 7 भी बज सकता है, ये कभी 8 भी बज सकता है, लेकिन कभी कभी, हर दिन की बात नहीं है। और मोस्ट ऑफ द बटालियन में आपका यही सीन देखने को मिलेगा। और ये काम जो होगा आपका मंडे टू लेके सैटरडे तक होगा। संडे को जनरली ऑफ रहता है, तो लेकिन फिर भी कुछ आपका बैकलॉग का काम है वो कर सकते हो। तो ये तो रहा आपके पास दिनचर्या। लेकिन सुबह में 1 घंटा आपका 5 से लेके 6 AM तक, या ये मौसम के अनुसार बदलते रहता है, ठंडी में थोड़ा लेट कर दिया जाता है, गर्मी में थोड़ा और सुबह बुलाया जाता है। तो ये होता है आपका सुबह सुबह फिजिकल ट्रेनिंग, PT जिसको बोलते हैं। तो फिर भी आप बहुत सारा समय बचा सकते हैं। अगर देखा जाए, अगर आपका ऑफिस 9 बजे है, आप 6 बजे फ्री हो जाते हैं, तो 2 घंटा आप यहाँ मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 1 बजे आप आ चुके हो, 3 बजे आपको फिर से जाना है, तो 2 घंटा वहाँ पे है, तो हम मान लेते हैं कि 1 घंटा यहाँ भी मैनेज कर सकते हैं। और शाम को 6 बजे आ गए, मैं मानता हूँ कि आप रात को अगर 8 बजे से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, तो 8 से लेकर के आप 11 बजे तक, यानी कि 3 घंटा यहाँ पढ़ाई कर सकते हो। तो टोटल आप देख सकते हो 6 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हो। और मेरा मानना है कि 6 घंटा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को निकालने के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है, क्योंकि आप जो हो सो आपका जो मतलब पढ़ाई का तरीका होगा रेगुलर होगा। हर दिन आपका, चाहे वो किसी महीने का 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का आपका रूटीन यही होगा। तो हर दिन आप 6-6 घंटा पढ़ाई करते रहोगे, ना किसी के यहाँ जाना है, ना कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, ना कोई पड़ोसी आ रहा है, तो आपकी पढ़ाई होगी बिल्कुल शानदार, बिल्कुल धांसू। अब बात आती है कि अगर आप रिज़ाइन जाते हो तो कितना पैसा देना पड़ेगा। तो देखो, रिज़ाइन जो होता है, वो रिज़ाइन होता है 2 तरीके का। एक होता है टेक्निकल रिज़ाइन, एक होता है नॉन टेक्निकल रिज़ाइन। इन दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर यही है कि अभी आपका जो HC मिनिस्ट्रियल है वो लेवल 4 में आता है, पे लेवल 4 में आता है। तो किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो UPSI है या किसी भी CGL का ASU की पोस्ट है, वो लेवल 5, 6, 7 यानी कि 4 से ऊपर होना चाहिए, या बराबर भी हो सकता है। तो उस एग्ज़ाम का जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब डिपार्टमेंट आपको NOC दे देती है और तब फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको ट्रेनिंग का कोई भी कॉस्ट नहीं भरना पड़ेगा। और इसको बोलते हैं टेक्निकल रिज़ाइन। इसमें आपका जितना भी सर्विस इस विभाग में किया है वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप लेवल 4 में हो और अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई है जो कि लेवल 3 में है, इससे लोअर लेवल पे है, तो आपको यहाँ पे क्या है कि पूरे जो आपके 24 वीक के SC मिनिस्ट्रियल के टोटल ट्रेनिंग 24 वीक के होते हैं, यानी कि 6 महीने के, इसके ट्रेनिंग कॉस्ट भरने होंगे, जो अभी के डेट में 3 लाख के आसपास है। इतने रुपए आपको भरने पड़ेंगे। इससे 10,000 ऊपर 10,000 नीचे हो सकता है। तो यही है कुल मिला के पढ़ाई का तरीका और रिज़ाइन जाने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया कि हमें क्या काम करने को मिलता है और ऑफिस का टाइमिंग क्या होता है, इसके अलावा स्टडी के लिए कितना टाइम मिलता है और जॉब छोड़ने पे कितने पैसे लगते हैं, हमने इन चारों सवालों का हमने जवाब देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे 100 लाइक जरूर पहुंचाएं और अपने यार दोस्त के पास शेयर करें, ताकि सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।